During our last topic, we were discussing about the preparation of a project report. That is how an entrepreneur is supposed to prepare a business feasibility detailed project report for starting his or her business. So, in during project report preparation, one needs to take into consideration the techno-economic feasibility of the project. Techno-economic feasibility of the project. So, what is that techno-economic feasibility? Actually, when an entrepreneur is thinking of starting any business, the entrepreneur has to take into consideration that what sort of technology he is going to use in his business. जैसे हमने पिछली बार एक एग्जांपल डिस्कस की फोटोग्राफी की, तो फोटोग्राफी की एग्जांपल जब मैंने आपको दी तो मैंने आपको बोला कि इफ़ देयर इज़ एनी पर्सन हु इज़ स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस इन फोटोग्राफी एंड देयर is another person who is in that business from last 40 years or last 50 years. Yes, sir. Yes, sir. But the person who has been in business for such a long period of time can lose to the competition from a new entrepreneur in photography, because the new entrepreneur will come up with the business with new technology. And as I also told you that earlier in photography business, the photographic plant was a big investment Yes. that used a lot of investments in machinery and equipment, lot of space was required. But nowadays you can see from a corner of a room, a photographer can run his business because of technology. And you can see that how many softwares are right now available where a photographer can make use of various features, where a background can be set, colors can be changed, a lot of things can be done which was quite impossible during past, despite of huge investments in the infrastructure. तब इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी इन्वेस्टमेंट भी करते थे, लेकिन तब भी वो चीज़ें पॉसिबल नहीं थी जो आज टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत कम इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं. क्योंकि आजकल वो सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं, बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं प्ले स्टोर पे, वो ऐप्स जिनके को यूज़ करके वो सब चीज़ें कर सकते हैं. Yes, sir. तो ये चीज़ें जो है ऐसी ही चीज़ें बाकी बिजनेसेस में भी हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी से बिज़नेस पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है. तो यही चीज़ें फिर जब फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें टेक्नो फिजिबिलिटी देखी जाती है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये बिज़नेस कितना फिजिबल है. क्योंकि अगर सपोज़ कोई एंटरप्रेन्योर किसी पुराना बिजनेस देख के अपना बिजनेस स्टार्ट करे, मे बी वो अपने प्रोजेक्ट को उसी हिसाब से देख रहा है जैसे कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो रह चुका है उस फील्ड में, उस बिजनेस को करते आया है. लेकिन अगर उसको इफ़ ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द प्रेजेंट टेक्नोलॉजी और द कमिंग टेक्नोलॉजी, ये नहीं, अब सपोज़ आज तो आप सबको पता है कि आज फ़ोटोग्राफी सारी कंप्यूटर से होती हैं या बाकी सारी चीज़ें होती हैं. लेकिन मैंने आपको वो एग्ज़ाम्पल इसलिए दी क्योंकि एक पॉइंट था कुछ साल पहले जब वही फ़ोटोग्राफी का काम पुरानी टेक्नोलॉजी से यूज़ किया जाता था, लेकिन उस वक्त नई टेक्नोलॉजी आई थी वर्ल्ड में
मे बी इंडिया में भी आई थी, लेकिन कश्मीर को उस टेक्नोलॉजी ने भी टच नहीं किया था। लेकिन अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई एंटरप्रेन्योर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करता और वो पुराना फोटोग्राफिक प्लांट सेट करता उस हिसाब से, और उसके बिजनेस के स्टार्ट होने के 1 साल बाद जब नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे आती तो उसके बिजनेस का क्या होता। तो वो चीज़ें जो हैं वही चीज़ें टेक्निकल फिजिबिलिटी में देखी जाती है, क्योंकि टेक्निकल फिजिबिलिटी में एक एंटरप्रेन्योर की नज़र जो होती है, ही विव्स फ्रॉम अ ब्रॉडर परस्पेक्टिव, फ्रॉम अ फ्यूचर परस्पेक्टिव, that what is going to happen in the future, what sort of technology is right now coming up, and how that technology will affect this business. सपोज कुछ साल पहले कोई एंटरप्रेन्योर सोचता मैं एक फैक्ट्री खोलूं जिसमें टीवी बनाऊंगा, टीवी बनाने की फैक्ट्री। Yes, sir. लेकिन उस वक्त जब वो सोच रहा था टीवी बनाने की फैक्ट्री सेट करने के लिए, तो उस वक्त में भी वो कलर टीवी बनते थे, तो वो कलर टेलीविज़न फैक्ट्री के बारे में सोचता था। लेकिन उस वक्त अभी Yes, sir. LCD टेक्नोलॉजी, LED टेक्नोलॉजी नहीं थी यहाँ पे। Yes, sir. तो वो कलर टेलीविज़न जो होता था पहले वैसा प्लांट सोचने की डालता, तो उस प्लांट में कितनी इन्वेस्टमेंट थी उसके लिए, रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स, बाकी सारी चीज़ें। लेकिन अगर उसका ध्यान चेंजिंग टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाता कि अभी तो अब LED बन रहे हैं, और जब LED आएंगे तो ये कलर टीवी फिर कोई ख़रीदेगा नहीं, क्योंकि एक तो ये बहुत बड़ी स्पेस लेता है, दूसरा LED की जो क्लैरिटी है वो इससे बेटर है, और बाकी बेनिफिट्स, USB इसमें लगेगी, बाकी चीज़ें, हाई डेफिनेशन पिक्चर क्वालिटी, लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसका जो सारा पैसा है जो वो प्लांट में इन्वेस्ट करता वो ज़ाया हो जाता। तो इसीलिए एक बडिंग एंटरप्रेन्योर के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, whenever he will come up with any plan, business plan of starting any product or providing any service, he or she needs to make a technical analysis so as to see whether this type of business will be technically feasible or not, because it is to be seen that how technology is going to affect this type of business in future. इसी तरीके से आप देखेंगे मेडिकल इक्विपमेंट्स में आजकल बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो जो कि मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर्स में अपना बिजनेस शुरू करते हैं। सपोज़ कोई मेडिकल डायग्नोस्टिक मशीन लाए, फिर उसके बाद वो मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, तो वो पैसा कमाते हैं। तो उस पैटर्न पे एक वक्त था जब एक्सरे प्लांट्स, आपने तो वो पुराना एक्सरे प्लांट शायद देखा नहीं होगा, क्योंकि आप फिर चेंज हो गई टेक्नोलॉजी, डिजिटल एक्सरेज का ज़माना आया, बाकी चीज़ें। जो पुराना एक्सरे प्लांट होता था आज से मैं बताऊंगा 25 साल पहले का या 30 साल पहले का प्लांट जो होता था एक्सरेज में, तो उस वक्त वहाँ पे अलग से मशीनरी होती थी, इक्विपमेंट्स अलग से होते थे, जिन मशीन को इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत थी। तो आजकल आप देखिए, आजकल तो डिजिटल एक्सरेज होते हैं, वो प्लांट स्पेस भी कम लेते हैं, इक्विपमेंट भी बहुत हल्के हैं उसमें। वो जो पुराने प्लांट्स थे दैट यूज्ड टू हैव बिग मशीन्स, और जो उसको यूज़ करने का तरीका भी है वो भी अलग है। आजकल आप देखते हैं कंप्यूटराइज्ड
या हम यूएसजी की ही बात करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी, बाकी सारे इन्वेस्टिगेशंस, तो उन चीज़ों में भी प्रोसेस चेंज होती जा रही हैं, इक्विपमेंट्स चेंज होते हैं। आजकल पोर्टेबल ईसीजी हैं, छोटी सी मशीन है जो हाथ में कैरी कर सकते हैं और उससे पेशेंट का ईसीजी देख सकते हैं। आजकल पॉकेट ग्लूकोमीटर्स हैं जिससे एक पेशेंट खुद अपना ये देख सकता है ब्लड शुगर। पहले एक वक्त था जब ब्लड शुगर के लिए उसको सैंपल दे के फिर वेट करना पड़ता था रिजल्ट कब आएगा। तो ये चीज़ें जो है, इससे जो उस सेक्टर में, उस फील्ड में जो बिजनेसेस हैं उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, दैट इज़ अ वेरी फ्लोरिशिंग बिजनेस, बिकॉज आजकल आप देखते हैं कि कितने लोग टेस्ट्स करते रहते हैं, डिफरेंट मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं, अलग अलग टेस्ट्स हैं, तो अलग अलग टेस्ट करने के लिए अलग अलग चार्जेस अप्लाई होते हैं। तो मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर्स की काफ़ी स्कोप है इस बिज़नेस में। तो कुछ एंटरप्रेन्योर्स इसी एरिया में ट्रेनिंग लेते हैं, तो उसके बाद इस टाइप का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस टाइप का भी बिज़नेस, किसी भी टाइप का बिज़नेस जब स्टार्ट करना है, पहले उस फील्ड की रिलेटेड टेक्नोलॉजी को स्टडी करना है। One needs to have a broader outlook about the technology in that particular area. तो उस सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी है उस पर काफ़ी फोकस होना चाहिए, ताकि उस पे नज़र रख के उसको ये आइडिया आ जाएगा कि कमिंग डेज में, कमिंग ईयर्स में टेक्नोलॉजी कैसे उस बिज़नेस को इफ़ेक्ट कर सकती है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए टेक्निकल फिजिबिलिटी पहले देखी जाती है। अगर ये लगे उसको कि अब ये टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, क्योंकि कोई नई टेक्नोलॉजी कमिंग ईयर्स में इस टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करेगी, तो उस एंटरप्रेन्योर को, then that entrepreneur needs to have a thought about whether that business is really feasible or not। फिर उसको चेंज करना पड़ेगा अपना आइडिया, क्योंकि उसको ये सोचना है कि अगर मैंने ये मशीनरी लाई तो फिर इस मशीनरी का मैं क्या करूँगा, क्योंकि फिर मत वो मशीनरी कोई ख़रीदेगा भी। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होती है, पुरानी होती है, तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। जैसे आप देखेंगे आजकल अगर कोई ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ बेचेगा मार्केट में, कोई ख़रीदने वाला होगा उसका? नो सर। क्योंकि ब्लैक एंड वाइट टेक्नोलॉजी अब ऑब्सोलीट हो गई, वो ख़त्म हो गई। नाउ अ पर्सन विल नॉट परचेज दैट। वो प्रोडक्ट जो एक बार हर किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप की जीनत होती थी, पीपल यूज टू बाय दैट, बट नाउ देयर इज़ नो डिमांड बिकॉज टेक्नोलॉजी हैड चेंज्ड। नाउ कलर टेलीविज़न टेक्नोलॉजी हैड ऑलरेडी सेट इन। तो कलर टेलीविज़न में भी अब LCD, LED और LED में भी अब बहुत सारी जो स्मार्ट टीवी सीरीज़, बाकी सारी चीज़ें आते रहते हैं। तो उसी तरीके से आप देखिए, सपोज़ जो ये चेंज होती है टेक्नोलॉजी में, तो उससे एक एंटरप्रेन्योर उस पर पूरी नज़र रखता है और उसी की मुवाफिक वो अपना जो बिज़नेस है सेट करता है। तो फिर एक और चीज़ है कि कोई बिज़नेस, उसमें ऑप्शन होता है मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ का। सपोज़ एक टेक्नोलॉजी एक तरीके से है और उससे भी वो बिज़नेस कर सकते हैं, दूसरी टेक्नोलॉजी से भी वो काम कर सकते हैं, या मैन्युअली भी वो काम कर सकते हैं। तो उसमें भी एक एंटरप्रेन्योर को पहले देखना है कि उसके लिए कौन सा ऑप्शन उसके लिए फिजिबल है।
क्योंकि कभी किसी एंटरप्रेन्योर को कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है जिससे वो बल्क में कोई चीज़ क्रिएट कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन उसमें उस टेक्नोलॉजी का जो कॉस्ट है वो बढ़ता है. And then he is having another option where he can also make use of technology, but that technology does not enable him to produce on that mass level. तो वहाँ पे लिमिटेड प्रोडक्शन होती है, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी का कॉस्ट कम रहता है. तो फिर उसके पास तीसरा ऑप्शन रहता है कि जहाँ पे वो उसी चीज़ को मैन्युअली करता है, जहाँ पे उसको टेक्नोलॉजी में कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पे उसको उस काम के करने के लिए मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है. तो ये चीज़ें भी वो देखता है कि उसके लिए क्या फिजिबल है. अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी बिजनेस का स्वॉट एनालिसिस करके, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस को देख के वो इस चीज़ को एनालाइज करता है. क्योंकि कभी कुछ बिजनेसेस में टेक्नोलॉजी कॉस्ट बहुत हाई होता है. सपोज़ किसी को 50 लाख की टेक्नोलॉजी, कोई टेक्नोलॉजी है जिसमें इन्वेस्टमेंट है बहुत हाई, लेकिन एक छोटा एंटरप्रेन्योर उतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी अफोर्ड ही नहीं कर सकता है. तो उस सूरत में उसको ये चीज़ देखना पड़ता है कि वो उसका यूज़ कैसे करे और उसके लिए फिजिबल क्या है. तो वो डिसीजंस अकॉर्डिंगली लिए जाते हैं. क्योंकि छोटा एंटरप्रेन्योर ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड या एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर सकता है, तो वो उस सूरत में अल्टरनेटिव डिसीजन या अल्टरनेटिव मेथड चूज़ करता है. तो देन वी टॉक अबाउट, क्योंकि उसी के साथ जब हम टेक्नोलॉजी डिसाइड करते हैं उसी के साथ इकोनॉमिक एस्पेक्ट आता है, जिसको हम टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी कहते हैं. तो उसमें ये है कि टेक्नोलॉजी का कॉस्ट आपके जो प्रोजेक्ट हैं, आपका जो बिजनेस है, उस पर कितना चढ़ेगा. और अगर आप उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो उससे आपकी जो बिज़नेस की प्रोडक्टिविटी है तो उस पर क्या इम्पैक्ट होगा. अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, कोई प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोच रही है, लेकिन नाउ it is having an option that there is some particular technology by virtue of which this product can be manufactured. In that case, that technology cost, that machinery or the investment that is to be made in that type of technology, so that is to be ascertained economically how much is it and how much productivity will increase by that. तो अगर उसमें उसको लगता है कि इससे इतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ ही उसको ये भी देखना है कि उसने जो मार्केट असेसमेंट की है, जिससे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ मार्केट सर्वे. तो मार्केट सर्वे में उसने ही हैज़ मेड द असेसमेंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. तो उस सूरत में जो डिमांड है वो भी उतनी होनी चाहिए कि वो ज़्यादा सप्लाई को अवेल कर सके या कंज्यूम कर सके. क्योंकि अगर किसी ने लाई सोफिस्टिकेटेड मशीन और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की और बहुत मैन्युफैक्चरिंग की, उसने बहुत बनाया, बहुत प्रोडक्ट्स उसने बनाए, लेकिन उस प्रोडक्ट को ख़रीदने वाले भी तो होने चाहिए. क्योंकि अगर यहाँ से सप्लाई साइड इसका बढ़ गया लेकिन वहाँ से डिमांड साइड कम है, तो उसका जो एक्स्ट्रा माल बन गया उसका फ़ायदा ही नहीं आएगा. फिर
आपको समझ आ रही है ये बात? Yes, sir. चलो, लेट मेक इट मोर सिंपल फॉर यू बाय अनदर एग्जांपल. सपोज आपके मोहल्ले में हमारे हर किसी मोहल्ले में एक नानवाई होता है ना, जो रोटी बनाता है. Yes, sir. तो फिर मोहल्ले के जो लोग हैं अक्सर उसी नानवाई से रोटी लेते हैं कि नहीं? Yes, sir. तो Yes, sir. सपोज उस मोहल्ले में फॉर एग्जांपल रहते हैं सपोज 100 घर, और 100 घर रहते हैं, वहाँ पे 100 चूल्हे हैं, और वहाँ पे अब एक नानवाई है, और उस नानवाई को पता है कि मेरे आसपास लगभग 100 चूल्हे हैं. ओके, तो ये अपने हिसाब से कैलकुलेशन करता है कि अगर ये 100 चूल्हे रोज़ ऑन एन एवरेज रोटी लेंगे सपोज 30 रुपीज़ की, तो ये उस हिसाब से एनालाइज करता है कि अगर हर कोई 30 रुपए की रोटी लेगा रोज़, तो मुझे 3000 की सेल होगी एवरी डे. तो इसमें ये फिर देखता है सपोज अगर मेरा खर्चा आएगा वुड पे जो तंदूर को लगती हैं या बाकी सारी चीज़ें, आटा है, तो सपोज ये देखता है उन सब चीज़ों पे खर्चा जो आएगा मुझे 1500 आएगा. ये देखता है मुझे 1500 दिन में बच जाएगा, नफ़ा है, क्योंकि इसको पता है कि मुझे सपोज 100 घरों के लिए ऑन एन एवरेज रखता है ये 30 रुपीज़ पर फैमिली रोटी का कंजप्शन. फिर कोई ज़्यादा लेता है, कोई कम लेता है, कोई किसी दिन नहीं लेता है. ऑन एवरेज ये देखता है कि 30 रुपए की लेगा हर कोई घर वाला. तो अब ये सपोज 30 रुपए के हिसाब से ये देखता है कि हर कोई घर वाला ऑन एन एवरेज दिन में 6 रोटियां कंज्यूम करेगा. कितनी? 6. अब इसको कितनी बनाने हैं इस हिसाब से 100 इंटू 600, तो 600 रोटियां इसको दिन में बनानी है. अब अगर ये इसी को बोलेगा कोई, इसी नानवाई को बोलेगा, अरे भाई साहब आपको हम एक चीज़ करेंगे, आपका ये तंदूर में इतना आटा आप गूंथते हो, फिर ये एक एक करके आप इसमें तंदूर में रोटी डालते हैं, तो आप इसके थ्रू आप दिन में 600 या 700 या 800 रोटियां बना सकोगे. हम आपको ऐसी मशीन देंगे जिसको आपको लगाना है यहाँ पे, और उसमें ये जो आटा है ऑटोमेटिकली ग्राइंड होगा, और आपकी उसमें प्रोडक्शन दिन की जो है वो 10,000 रोटियां हैं. ओके, या सपोज 20,000 रोटियां हैं. लेकिन उसको बोलते हैं कि इस मशीन को आपको इतना पैसे की है ये मशीन, एक अमाउंट बताते हैं इसको. लेकिन नानवाई को उस मशीन से क्या फ़ायदा आएगा, क्योंकि उसका मार्केट ही है उसके जो जहाँ पे उस गांव में ये हैं या मोहल्ले में है, उसमें टोटल 100 ही घर हैं. तो अगर वो 10,000 घरों के लिए सपोज बनाएगा रोटी, या 2,000 घरों के लिए, तो वो बाकी रोटी उससे कौन खरीदेगा, क्योंकि उसका जो डिमांड है वहाँ पे वो मे बी 600 रोटियों के लिए है. तो अगर ये 600 की बजाय 10,000 या 20,000 बनाएगा, तो वो बाकी जो है वो ये सेल ही नहीं कर पाएगा, वो ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि उसका डिमांड साइड कम है ना. अब अगर उसका डिमांड साइड ज़्यादा होता, सपोज वहाँ पे बहुत इलाका होता और उसमें खाली ये नानवाई होता, और रोज़ फिर लोग आते होते लेकिन उसके पास रोटी नहीं होती, तो फिर वो सोचता कि हाँ मेरे लिए वो मशीन, वो इन्वेस्टमेंट ठीक रहेगी, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करके मेरा सप्लाई साइड बढ़ेगा, और मेरी जो ये डिमांड है यहाँ से बहुत, मैं वहाँ से पैसा कमा सकता हूँ. तो उसी तरीके से जो एंटरप्रेन्योर है, entrepreneur has to first see the techno-economic feasibility of the business by taking various parameters into consideration. उसमें वो
सप्लाई डिमांड की असेसमेंट भी करता है। या फॉर एग्जांपल दूसरी एग्जांपल मैं आपको इसकी दूंगा। एक फार्मर है और उस फार्मर को सपोज 2 कनाल ज़मीन है या 3 कनाल ज़मीन, या और उस 2-3 कनाल ज़मीन में वो लगाता है शाली। क्या लगाता है? पैडी कल्टीवेशन। तो अब अगर उसको कोई बोलता है कि आपको ये बड़ा वो जो होता है प्लाविंग ट्रैक्टर, प्लाविंग मशीन जो 1 घंटे में इतना सारा ये प्लाव कर सकता है लैंड, तो उस फार्मर के लिए वो फिजिबल है? एक छोटे से फार्मर के लिए जिसके पास 2-3 कनाल ज़मीन है, तो उसको क्या फ़ायदा आएगा बड़ी मशीन प्लाविंग की लाने के लिए? वो बड़ी प्लाविंग मशीन बड़े फार्मर को फ़ायदा देगी जिसके पास में भी 300 कनाल ज़मीन है और वो उन 300 कनालों को उस मशीन से 1 दिन में प्लाव कर सकता है। लेकिन एक छोटे फार्मर के लिए उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बड़ी मशीन को फिर मेंटेन करने में भी पैसा लगेगा, बाकी सारी चीज़ें भी लगेगी, तो उसके लिए वो फिजिबल नहीं है। हालांकि वही मशीन किसी बड़े फार्मर के लिए बहुत फ़ायदा दे सकता है। तो इस चीज़ को कहते हैं टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। सो every entrepreneur whosoever comes and starts any business, he should be well aware of this type of analysis, because it will be very helpful for him or her to design the business as per the feasibility of the technology. तो उससे वो चूज़ कर सकता है राइट टेक्नोलॉजी, ताकि उसका जो बिज़नेस है वो फ्यूचर में भी ठीक तरह से चले। क्योंकि जो चेंजेस होती हैं टेक्नोलॉजी में वो एट अ टाइम भी नहीं होता है उस पर, क्योंकि पहले एक स्टडी होती है, फिर उस स्टडी पर और रिसर्च होते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो फिर वो कमर्शियली इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो उसमें एक टाइम लगता है। तो इसलिए कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, आजकल तो बहुत आसान है वो इंफॉर्मेशन एक्वायर करना, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू देख सकता है, गूगल पे भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन पर्टिकुलर, फिर उस वो जो भी बिज़नेस है उसमें वो देख सकता है कि टेक्नोलॉजी इन ऑफिंग मतलब कौन है कमिंग टेक्नोलॉजी इसमें। तो वो चीज़ें पढ़ के, वो चीज़ें देख के उसको डिसीजन मेकिंग में भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। ठीक है? Yes, sir. तो आई थिंक